11th क्लास को तुमने पूरी बर्बाद कर ली, लेकिन इन 100 क्वेश्चंस को पढ़कर इस बर्बाद 11th को फिर से आबाद बनाया जा सकता है मेरे भाई। ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो क्वेश्चंस है, अगर तुमने आज भी सही तरीके से तैयार कर लिए तो 10th क्लास की तरह तुम 11th के भी टॉपर बन सकते हो भाई। ये वो टॉपिक है भाई साहब जो तुमने अगर 11th में कंप्लीट कर लिए तो यही के यही टॉपिक तुम्हें 12th में भी काम में आने वाले हैं। तुम 11th क्लास की इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हल्के में मत लेना, क्योंकि इसी से तुम्हारी 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी। तो हेलो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के प्यारे फाइटरों, स्वागत है आप सभी का अरिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर। और हाजिर है आपके सामने आपके अपने सचिन भैया, एक ऐसा लेक्चर, एक ऐसी क्लास लेकर जिसमें तुम्हारी केमिस्ट्री की सारी टेंशन खत्म होने वाली है। क्या कह रहे हो भैया, क्या सच में केमिस्ट्री की टेंशन खत्म हो जाएगी 11th क्लास की? जी हाँ फाइटरों, बिल्कुल सही सुना आपने। 11th क्लास में तुम लोगों को केमिस्ट्री में काफी दिक्कतें आ रही होगी, है ना, क्योंकि 10th क्लास तक तो मौज मस्ती में साइंस में पढ़ा, केमिस्ट्री के 3-4 चैप्टर थे, उनको कैसे तैसे रट रूट के पास हो गए थे। लेकिन 11th में तो साहब 9 चैप्टर और 2 बुक वाली पूरी एक केमिस्ट्री हमारे सामने एक पहाड़ लेकर आई है, और उसकी टेंशन तो बड़ी सता रही होगी भैया। केमिस्ट्री इतना बुरा सब्जेक्ट है, इतना बोरिंग सब्जेक्ट है भैया, कैसे पढ़ें, क्या करें। और इसी जिद्दोजहद में पूरा साल भी निकल गया होगा, क्योंकि 11th में तो मस्ती भी करनी है। 10th बोर्ड देकर आए हैं और 12th वापस बोर्ड आने वाली है। इस बीच में ये 11th क्लास ही तो है, थोड़ा मस्ती करने का समय मिला है, तो पूरा साल मस्ती में भी निकाल दिया है, पूरे साल पढ़ाई नहीं करी। अब बोर्ड एग्जाम भी आने वाली है और एग्जाम का टेंशन भी है कि कैसे भैया, अब तो परीक्षा आ गई है, एग्जाम आ गई है और आता जाता कुछ है नहीं। पूरा साल मौज मस्ती में निकाल दिया, नए दोस्त बने हैं, नए नए लोगों से दोस्ती हुई है, तो बातचीत में भी समय गया है, अच्छा समय उनके साथ में बिताने में भी समय गया है, और पढ़ाई टाटा बाय बाय हो गई है, और केमिस्ट्री ऊपर से सब्जेक्ट ऐसा मिल गया है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपके अपने सचिन भैया आपकी इस समस्या का भी समाधान लेकर आए हैं। हर बार हमारा तो फर्ज है अरिविहान का कि जो भी समस्या हमारे छोटे भाई बहनों को आती है, उस समस्या का समाधान हमें देना होता है जी। तो समस्या के समाधान की इसी कड़ी में सचिन भैया आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं 11th क्लास कक्षा 11वीं के रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको पढ़कर 11th क्लास में भी 10th की तरह अच्छे परसेंट बनाए जा सकते हैं। जी हाँ भाई, बिल्कुल सही सुन रहे हो। इंपॉर्टेंट वे क्वेश्चन मैं आपके लिए केमिस्ट्री के लेकर आया हूं, जो तुम्हारी इस परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। हर एक चैप्टर से मैंने 9-10 क्वेश्चंस लिए हुए हैं, यानी कि आपके सामने में लगभग 80-85-90 क्वेश्चन आज मैं वो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो तुम्हारे 11th क्लास के पेपर में पूछे जाने वाले हैं जी। कौन कौन से हैं भैया वे क्वेश्चन, चलिए जी बता देते हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है भैया रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, यानी कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब ये जो क्वेश्चन है मैं आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बताऊंगा, इंग्लिश मीडियम वालों को भी बताऊंगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। ये जो वीडियो होने वाला है ये हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, तो आप किसी भी मीडियम से हो आपको काम आने ही वाला है यह लेक्चर। सिंपली आज मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इसके जो आंसर रहेंगे, इसके जो सॉल्यूशंस रहेंगे, एक्सप्लेनेशन रहेंगे, वो आपको पीडीएफ में निश्चित रूप से मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को अब भी पढ़कर अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं 11th क्लास में। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये पढ़ लीजिए, काम अपना हो जाएगा, वो जो टेंशन है वो समाप्त हो जाएगी, जो समस्या है उसका समाधान आपको मिल जाएगा। चलिए, तो इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन हमको तैयार करने हैं, कंप्लीट करने हैं जी भैया। तो चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है भैया कि निम्न के मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में बोले तो कैलकुलेट द मोलर मास। किस किस के कैलकुलेट करना है मोलर मास? CH4 यानी कि मीथेन, NH3 यानी कि अमोनिया, NaCl यानी कि क्या बोलते हैं NaCl को, सोडियम क्लोराइड। इनका मोलर मास हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है भैया। 4 हाइड्रोजन का कितना होगा, कार्बन का 12, और 1 हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4 होगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 12 + 4 बराबरी पर 16 हो जाएगा। अमोनिया की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन का कितना होता है भैया, 1 नाइट्रोजन का 14 होता है, 3 हाइड्रोजन है इसलिए 14 और 3 कितना हो जाएगा, 14 + 15 16 और 17 हो जाएगा। इसके बाद में NaCl की अगर हम बात करें, सोडियम का कितना होता है भैया, 23 होता है, और क्लोरीन का कितना होता है भैया, तो क्लोरीन का लगभग होता है 35.5। कितना होता है भैया, 35.5, तो ये कितना हो जाएगा, 58.5 हो जाएगा। बस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं इसकी हमने पूरी प्रोसेस पढ़ी है भैया, है ना। कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हर एक परमाणु का, हर एक एटम का हमें क्या निकालना पड़ता है, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान।
तो कार्बन का कितना 12 होता है भैया, हाइड्रोजन का एक होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 होगा, 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं जी। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न कौन सा है भैया, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्यों आवश्यकता होती है, व्हाई इट इज कंपल्सरी टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की क्यों आवश्यकता होती है, क्यों कंपलसरी किसी भी केमिकल बैलेंस रिएक्शंस को बैलेंस करना, है ना, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियों को लिखिए जी। गिव द नेम ऑफ द मेथड्स यूज्ड फॉर द बैलेंसिंग, कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की कौन कौन सी मेथड्स होती है, उनके सिंपली नाम लिखने। सेकंड क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट चैप्टर से। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्बनिक यौगिक में अगर कार्बन 40% है, ऑक्सीजन 53.3% है एंड ऑक्सीजन जो है वो 66.6% है, ये किसका परसेंट दे दिया, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का। यदि उसका घनत्व, वाष्प घनत्व का मतलब क्या होता है भैया, वेपर डेंसिटी को बोलते हैं। वाष्प घनत्व मतलब वेपर डेंसिटी कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। तो यौगिक का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए साहब, है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्ञात करना है। हमें बता दिया कि इतने परसेंट कार्बन है, इतने परसेंट ऑक्सीजन है, इतना परसेंट हाइड्रोजन है और इतनी उसकी वेपर डेंसिटी है। तो हमें उसका क्या ज्ञात करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट मीन अणु सूत्र ज्ञात करना है। सिंपल हो जाएगा। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा याद करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ देम कौन सा है जी, मोलरता एवं मोललता की परिभाषा या फिर इनमें अंतर लिखिए, है ना। ये प्रश्न 2 तरह से पूछा जा सकता है, परिभाषा से भी और दोनों में अंतर से भी। दोनों के सूत्र, दोनों की इकाइयां, दोनों की परिभाषा, क्या क्या याद करना है हमको, किसमें अंतर करना है भैया, परिभाषा याद करनी है जी, है ना। एक अंतर तो परिभाषा से हो जाएगा, दोनों की परिभाषाएं अलग अलग होती है। दूसरा अंतर किसमें हो जाएगा भैया, दूसरा अंतर दोनों के सूत्र में हो जाएगा। तीसरा अंतर किसमें हो जाएगा भैया, दोनों की इकाइयों में हो जाएगा। तो इस तरह से हमें अंतर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, मोल अंश को परिभाषित कीजिए। मोल अंश की परिभाषा लिखिए। मोल अंश को भैया जी एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, या फिर इसी को हम एक और नाम से कह सकते हैं मोल भिन्न। मोल प्रभाज बोलो, मोल अंश बोलो या फिर मोल भिन्न बोल दो जी। आई बात समझ में। तो इस तरह से ये दोनों जो क्वेश्चन हैं 1 एंड सेकंड पार्ट इसका, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी लल्ला। आई बात समझ में। मोलरता को हम क्या कहते हैं, मोलेरिटी कहते हैं। मोललता को मोलेलिटी कहते हैं। मोल अंश को हम मोल फ्रैक्शंस कहते हैं। डिफाइन द मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स मोल अंश की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषाएं हमें याद करनी है। ऊपर हमें जो अंतर याद करना है वो परिभाषाएं, इकाई एवं सूत्र के बेसिस पर याद करना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सीमांत अभिकर्मक, है ना, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग रीएजेंट्स। क्या होता है भैया, व्हाट इज अ लिमिटिंग रीएजेंट्स। आगे बढ़ते हैं। एक अभिक्रिया दी हुई है, A + B2 गिव्स AB2, यानी कि A और B2 दोनों मिलते हैं तो एक उत्पाद बनता है, एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है जिसका नाम है AB2। तो यदि इसमें A क्या है भैया, सीमांत अभिकर्मक के लिमिटिंग रिएजेंट्स हैं, तो और A के कितने मोल दिए हुए हैं, A के 2.5 मोल दिए गए हैं, तो B के कितने मोल होंगे, हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी द मोल्स ऑफ बी आर टेकन, कितने बी के मोल लिए गए हैं, ये बताना है उस क्वेश्चन में। सिंपल है ना। तो इस क्वेश्चन को तैयार करना है जी। सीमांत अभिकर्मक दैट मीन लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। द्रव अनिश्चितता का नियम भाई साहब, है ना, क्या है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जी ये तो, है ना, 9th क्लास से पढ़ते हुए आए हैं। द्रव्य अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं इंग्लिश में, ये लिखना है। दैट नेक्स्ट क्या है, स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ द डिफाइनाइट प्रोपोर्शंस का लॉ हमें लिखना है साहब। तो ये 2 लॉ और इंपॉर्टेंट हैं यहाँ से इस चैप्टर से। इसके बाद में जाएंगे तो मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में अंतर लिखिए जी। डिफरेंस बिटवीन द एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या अंतर होता है वो लिखना है। इसका ही नेक्स्ट पार्ट होता है जी कि निम्नलिखित के सार्थक अंक बताइए। हाउ मेनी द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द प्रेजेंट इन द फॉलोइंग नंबर्स। इतना दिया हुआ है, 126.000 दिया हुआ है, इसके बाद में 208 दिया हुआ है, इसके बाद में 0.0025 दिया हुआ है और 5005 दिया हुआ है। इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं, यानी कि सार्थक अंकों की संख्या बतानी है जी। ठीक है, इसके बाद में आगे जाएंगे। अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 2,
चैप्टर नंबर 2 से हमें भैया कौन से क्वेश्चन याद करने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं जी, बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है, परमाणु की संरचना, इसका मतलब है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर हम इस तरह से पढ़ते हैं, एक नाभिक होता है, इस तरह से सेल होती है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। जो शेल्स होती है, जो कक्षक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं जी। चलिए, तो इस चैप्टर के बारे में हम समझते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ से, कैथोड किरण परीक्षण क्या होता है साहब? कैथोड परीक्षण क्या होता है, उसके बारे में उसके मुख्य बिंदु लिखिए। तो एक्सप्लेन द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट एंड राइट इट्स मेन पॉइंट्स। क्या पॉइंट्स थे भैया इसके? कैथोड रे कहाँ से निकल कर किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करती है, कैथोड रे पर क्या आवेश था, क्या कण थे, क्या भार था, वो सारी बातें हमें लिखनी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, है ना। रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड फॉइल ली थी, 9th क्लास में भी पढ़ा था, है ना। उस पर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था, अल्फा पार्टिकल्स को भेजा था। अल्फा पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल हमने ऐसे देखे थे जो नाभिक से न्यूक्लियस से टकरा कर अपने पाथ को रिबाउंड कर रहे थे, अपने पाथ पर वापस लौट रहे थे। कुछ मैक्सिमम पार्टिकल ऐसे थे जो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाते थे, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे निकल जाते थे। तो वो सारी बातें हमें यहाँ पर लिखनी है रदरफोर्ड्स मॉडल्स में। Write the main conclusions of the Rutherford models, alpha particles scattering experiment। ठीक है जी। तो ये प्रश्न का भी उत्तर हमें बढ़िया तरीके से तैयार करना है। इंपॉर्टेंट है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, 9th में भी पूछा गया था ना 4 नंबर में, अब भी पूछा जाएगा जी 11th में भी। नेक्स्ट है पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। पाउली साहब ने क्या कहा था अपने सिद्धांत में? राइट द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स क्या होता है, क्या बात कही है पाउली साहब ने, इसके बारे में हमें लिखना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बढ़िया है जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त किन्हीं भी 2 श्रृंखलाएं, 2 सीरीज का नाम लिखिए जी। लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट फुंड वगैरह जो आती है, उनके हमें नाम लिखने हैं। तो राइट द नेम ऑफ द एनी 2 सीरीज फ्रॉम फाउंड इन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में कौन कौन सी 2 सीरीज प्राप्त होती है, हमें कौन कौन सी 2 सीरीज है उनके नाम सिंपली लिखने हैं। नियोन एवं फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें लिखना है जी। एनी का और पी का, फास्फोरस 15 का हमें क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन्स एंड फास्फोरस। नियोन एंड फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखना है जी। वही 1s2 2s2 वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। पी ऑर्बिटल का चित्र द्वारा निरूपित करना है। पी ऑर्बिटल किस तरह से दिखते हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, है ना। 3 तरह के पी पढ़ते हैं हम, है ना। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ पी ऑर्बिटल्स। डंबल शेप होते हैं, डबल डंबल शेप होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, है ना, या फिर अनसर्टेन होता है। क्या होता है इनका शेप, वो हमें बताना है पी ऑर्बिटल्स के बारे में जी। इसके बाद में हुंड नियम, स्टेट द हुंड रूल्स। हुंड रूल्स क्या कहते हैं विथ एग्जांपल साहब, कि कौन से, है ना, कौन से ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ये बात कौन कहता है? हुंड साहब ही कहते हैं ना। वो इस तरह का डायग्राम हम पढ़ते हैं, एक सांप जैसा, सांप सीढ़ी का गेम जैसा दिखता है, तो वो हुंड साहब का नियम हमें लिखना है साहब। इसके बाद में कक्षा तथा कक्षक में अंतर। राइट द 3 डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, कौन पाथ होते हैं, कहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, ये सारी बातें हमें लिखनी है जी अंतरों में। इसके बाद में थोड़ी और आगे बात करेंगे तो द्वैत प्रकृति के बारे में लिखना है। द्रव्य की द्वैत प्रकृति, है ना, विच इज द साइंटिस्ट प्रपोज्ड द ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर्स एंड बाय विच इक्वेशन, है ना। तो द्वैत प्रकृति के बारे में किसने कहा था जी, किसने प्रतिपादित किया था इसको नियम को, और किस समीकरण के द्वारा? कि कोई भी पदार्थ जो होता है उसमें डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब समझते हो कि उसमें लाइट नेचर भी होता है, उसमें तरंग नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, और उसमें मास नेचर भी होता है, पदार्थ में द्रव्यमान भी होता है, के बारे में बताना है। देन इसके बाद में डाल्टन का परमाणुवाद के मुख्य बिंदु। सबसे पहले डाल्टन साहब ने ही तो कहा था हमें, है ना, कि सबसे जो अनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें और ज्यादा हम छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, जिन्हें हम एटम कहते हैं, वो सारी बातें हमें लिखनी है डाल्टन साहब की। इसके बाद में क्वांटम संख्याएं क्या होती है भैया, है ना, एड्रेस होती है ना किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में ये बताती है कि उस एटम के अंदर, उस परमाणु के अंदर उस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जा सकता है। 4 क्वांटम संख्याएं होती है ना, उन क्वांटम संख्याओं के बारे में लिखना है। राइट द क्वांटम नंबर, व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स, राइट देयर टाइप्स, है ना, इनके हमें टाइप्स भी लिखना है। कक्षा और कक्षक में 4 अंतर, अभी फिर से वो क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है जी, है ना। कक्षा और कक्षक में अंतर, ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स में डिफरेंस। इसके बाद में एक बढ़िया सा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 3.6
6 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले एक फोटोन का द्रव्यमान की गणना करनी है साहब। हमें क्या दे दिया है, वेवलेंथ दे दी है। कितनी वेवलेंथ दी है, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन, वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 3.6 एंगस्ट्रॉम दी हुई है। तो इस फोटोन का हमें मास कैलकुलेट करना है जी, कि मास क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भी परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 29 है जी, है ना। न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 35 है। तो इनमें प्रोटॉन्स की संख्या बतानी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे जी, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, एवं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बताना है। एंड इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एवं इसका हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में बताना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे जी, ठीक है। इसके बाद में जब थोड़ा और आगे जाएंगे, तो अगला जी कि एक इलेक्ट्रॉन किसी 3D कक्षक में है, तो इसके लिए ml एवं m1 संभावना संभव मान बताइए जी। कौन से कक्षक में, 3D कक्षक में है, तो उसके लिए n का मान क्या होगा, l का मान क्या होगा, m का मान क्या होगा। एक इलेक्ट्रॉन के लिए कहने, इलेक्ट्रॉन इज वन ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स, गिव द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, l एंड m। उत्सर्जन एवं अवशोषण स्पेक्ट्रा को समझाइए साहब। एक्सप्लेन द इमिशन एंड एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा क्या होता है, वो सारी बातें समझानी। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत एवं गणितीय अभिव्यक्ति लिखिए। राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग साहब ने क्या कहा था अपने प्रिंसिपल्स में, अपने सिद्धांत में, ये हमें बताना है जी। नेक्स्ट चैप्टर इज तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी। खूबसूरत सी एक पेरियोडिक टेबल हमारे सिलेबस में दी हुई है, जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कुछ जानकारियां नहीं है, सुंदर दिखती है, लेकिन उसके अंदर जो सिंबल लिखे हुए हैं वो सिंबल हमें पसंद नहीं आते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये क्या क्या नाम अजीब है इनके, नाम के बाद में इनके सिंबल और अजीब है, और सिंबल भी याद कर लेंगे। फिर इनका जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ, कौन एस ब्लॉक का, कौन पी ब्लॉक का, कौन डी ब्लॉक का, ये हमें तकलीफ देते हैं, ये हमें दिक्कत में डालते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अलग बीच में रखा गया है, ब्लॉक को देश निकाला दे रखा है, क्या कारण है इनका सबका, ये सारी बातें इस चैप्टर में समझते हैं साहब, है ना। अब चूंकि चैप्टर पूरा पढ़ा नहीं है, तो क्वेश्चन तो पढ़ने पड़ेंगे। क्वेश्चन है पहला कि आधुनिक आवर्त सारणी के नियम लिखिए साहब, कि जिस आवर्त सारणी के बारे में हम इतनी चर्चा करते हैं उसके क्या नियम है, किस तरह से उसे बनाई गई है, क्या होती है आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग, कितने आवर्त होते हैं साहब, उसके बारे में हमें बताना है। राइट द मॉडर्न पेरियोडिक लॉ। पेरियोडिक लॉ क्या होता है, मॉडर्न पेरियोडिक लॉ क्या है साहब। हाउ मेनी ग्रुप्स एंड द पीरियोड्स आर इन द मॉडर्न पेरियोडिक टेबल, कितने ग्रुप्स हैं, कितने इसमें पीरियोड्स दिए हुए हैं, उनके बारे में हमें बताइए साहब। इसके बाद में वर्ग 17 के भीतर आवर्त में उपस्थित तत्वों का नाम, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए साहब। 17 ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं, नेम द write the name of atomic numbers and electronic configurations of the elements in a 3D third period of group of 17th ग्रुप के, है ना, थर्ड पीरियड को काट देना, एलिमेंट इन अ ग्रुप 17, 17वां ग्रुप, दैट इज कॉल्ड हेलोजन्स मेंबर। हेलोजन समूह के तत्व जिन्हें हम कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेस्टेन वगैरह जो आते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक नाम लिखना है, परमाणु क्रमांक लिखना है, तत्वों का नाम लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने हैं जी। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी किसे हम कहते हैं, दैट मीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है जी, विद्युत ऋणात्मकता में क्या मूल अंतर है जी, है ना। तो डिफरेंस क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। के बाद में जी आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग इट, इसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इस पर फर्क डालते हैं, उनके बारे में हमें लिखना है जी। इसके बाद में आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए। आयनन ऊर्जा मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दोनों को एक्सप्लेन करना है साहब, समझाना है दोनों को कि क्या क्या होती है जी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी, मेंडलीफ साहब भी तो हैं
जिन्होंने तत्वों को, जिन्होंने एलिमेंट्स को इतना सुचारू रूप से, इतना व्यवस्थित, इतना ओरिएंटेड फॉर्म में लाने के लिए कोशिश करी थी जी, है ना। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपयोगिता बताइए साहब। राइट द यूटिलिटी ऑफ अ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। क्या मेंडलीफ साहब ने, है ना, मेंडलीफ साहब का ही तो अपडेटेड फॉर्म है जिसे हम कहते हैं जी, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट इज किसी वर्ग या आवर्त में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, बताइए साहब। किसी भी एक ही वर्ग या एक ही आवर्त में जब हम चलते हैं, है ना, एक ही पीरियड में या फिर एक ही ग्रुप में, किस तरह से एटॉमिक रेडियस वेरी करती है, डिफरेंस आता है, एक्सप्लेन करना है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही मजेदार है, एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। ये 12th में भी काम में आने वाला है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए जी। ये क्वेश्चन आपको 12th क्लास में भी हेल्पफुल रहेगा। व्हाट आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट इट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इनके सामान्य गुण धर्म लिखने हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमें लिखने हैं जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ से तैयार करना है। इसके बाद में एक ही तत्वों में उपस्थित, एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं जी, बताइए कि एक ही साथ रहने वाले मेंबरों के फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में क्यों सेम होते हैं, उन्हें हमें बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया सा एक और क्वेश्चन आया है साहब, एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें क्या लिखना है साहब, डिफरेंस लिखना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन द एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। 4th नंबर का चैप्टर, जो कि बहुत ही कमाल का चैप्टर है और टफ भी तो है ना। थोड़ा टफ पड़ता है ना ये चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने की होती है, लेकिन क्वेश्चन वही है जी। कुछ क्वेश्चन यहाँ से ऐसे हैं जो एमपी बोर्ड और आपसे, है ना, लगातार पूछते हैं एमपी बोर्ड के लेवल में हमसे 11th क्लास में। सॉरी जी, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक उदाहरण देकर ये समझाइए कि संकरण अवधारणा क्या होती है साहब, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक एग्जांपल लेकर हमें बता दीजिए, कॉन्सेप्ट समझा दीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है जी। तो समझा देते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक एग्जांपल लेकर समझा दीजिए। इसके बाद में एक बढ़िया सा और एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पर, बॉर्न हेबर चक्र, दैट मीन ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ द बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल में NaCl का एग्जांपल लेकर बढ़िया से बॉर्न हेबर साइकिल्स को हमें समझाना। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है जी, आबंध कोटि को परिभाषित करना है, दैट मीन बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, किसी भी बॉन्ड का ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स में, अणु में बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। O2 का एग्जांपल लेकर, ऑक्सीजन का एग्जांपल लेकर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में, क्या ऑक्सीजन में क्या बॉन्ड ऑर्डर होता है। H2O यानी कि पानी, है ना, जल का सूत्र है जी, है ना, वाटर का सूत्र है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को समझाइए साहब के H2O जो होता है जिसमें ऑक्सीजन से दो इस प्रकार से हाइड्रोजन इस प्रकार से अटैच होते हैं दो बॉन्ड के थ्रू और दो इस पर लोन पेयर होते हैं, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है। sp3 संकरण का उदाहरण देकर समझाइए साहब, sp3 उदाहरण क्या होता है, यहाँ से H2O का एग्जाम्पल ले लेना फिर आगे चलकर। ये क्वेश्चंस हमें अच्छे से तैयार कर लेना है जी, हाइब्रिडाइजेशन से यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है और बनता आया है। आई बात समझ में। थोड़ी सी हमें खांसी चल रही है तो इसके लिए माफी चाहेंगे यार, है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है जी, H2 के लिए आणविक कक्षक का आरेख बनाइए कि H2 जो होता है, हाइड्रोजन का जो अणु होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है, उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमें क्रिएट करने हैं, मॉलिक्यूलर डायग्राम हमें बनाना है। निम्नलिखित स्पीसीज के लिए लुईस अम्ल और लुईस क्षार बताइए साहब कि कौन लुईस एसिड्स हैं, कौन लुईस बेस हैं, उन्हें क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई द फॉलोइंग स्पीसीज इनटू द लुईस एसिड्स एंड लुईस बेसेस। लुईस एसिड्स एवं लुईस बेसेस को हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। राइट द डेफिनेशंस ऑफ लुईस एसिड्स एंड लुईस बेस। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, अष्टक नियम लिखिए जी, है ना। राइट द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल आप सभी ने मेरे ख्याल से इसका नाम जरूर सुना होगा, 10th क्लास में भी इसका नाम आता है जी, ठीक है। 10th में नहीं सुना, 11th में तो सुना ही होगा। एक अणु का उदाहरण देकर हमें ये समझाना है कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजकता आबंध सिद्धांत, दैट मीन्स VBT,
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हमें इसको एक्सप्लेन करना है। इसके मेन पॉइंट हमें बताने हैं कि वीबीटी क्या कहती है, क्यों वीबीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या अच्छा काम लेकर आई वीबीटी, किस तरह से वीबीटी एक मॉलिक्यूल्स को स्ट्रक्चर को समझाने के लिए कैपेबल होती है जी। इसके बाद में VSEPR है ना, संयोजकता सिद्धांत, ये भी है जी, है ना। क्या होता है फुल फॉर्म? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, है ना। हिंदी में बोले तो संयोजकता, संयोजकता कोश, है ना। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? रिपल्शन को प्रतिकर्षण, और सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? सिद्धांत ही कहते हैं। प्रतिकर्षण सिद्धांत के बारे में लिखना और इसकी मुख्य उदाहरणाएं लिखनी है। इसको सामान्यतः VSEPR या विस्पर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरी को हमें एक्सप्लेन करना है और इसका मेन कॉन्सेप्ट हमें समझाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में रासायनिक उष्मागतिकी, दैट मीन्स थर्मोडायनामिक्स, है ना। फिजिक्स में भी ये चैप्टर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर पढ़ते हैं। फिजिक्स में चैप्टर अलग रूप के में आपके सामने आता है, केमिस्ट्री में थोड़ा इसका रूप परिवर्तित हो जाता है। कॉन्सेप्ट कुछ कुछ सेम होते हैं, कुछ कुछ इसके टर्म्स जो होते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम करते हैं, तो इसलिए फायदेमंद है चैप्टर। उष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए एवं इसका गणितीय व्यंजक स्थापित कीजिए। स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ अ थर्मोडायनामिक्स एंड द डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, क्या इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो हमें डिराइव करना है। इसके बाद में हैज लॉ, हैज नियम हमें लिखना है। स्टेट द हैज लॉ विथ एग्जांपल, हैज नियम को लिखिए साहब और उदाहरण भी इसका हमें बताना है। उत्क्रमणीय दैट मीन रिवर्सिबल एंड अनुत्क्रमणीय दैट मीन इरिवर्सिबल प्रोसेस में डिफरेंस लिखना है, अंतर हमें बताना है उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रियाओं में, प्रक्रमों में। के बाद में एक आदर्श गैस के लिए Cp तथा Cv में संबंध स्थापित कीजिए। Cp और Cv में क्या संबंध होता है? Cp माइनस Cv इज टू NRT वाला जो संबंध है वो हमें स्थापित करना है जी। एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv, ठीक है जी। इसके बाद में हमें बताना है निम्नलिखित में से एंट्रोपी बढ़ती है या फिर घटती है। इन विच द फॉलोइंग डज द एंट्रोपी इंक्रीज और डिक्रीजेस, क्या कहते हैं जी? एक द्रव का ठोस अवस्था में परिवर्तन, जब कोई लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट होता है तो उसकी एंट्रोपी जो होती है, एंट्रोपी डिक्रीज होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज क्रिस्टल ठोस का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हमें 150 केल्विन तक, 115 केल्विन तक बढ़ाया जाता है। तो जो आपने क्रिस्टल लिया है, क्रिस्टल सॉलिड लिया है, उसके एंट्रोपी में क्या चेंजेस आएंगे? इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सोडियम बाइकार्बोनेट दैट इज NaHCO3 से जब हम क्या बनाते हैं? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O जब बनता है तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंजेस किस तरह से आता है। एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोजन गैस को हम जब एटम हाइड्रोजन्स में तोड़ देते हैं तो एंट्रोपी चेंजेस क्या आते हैं जी, है ना। लिक्विड चेंज इनटू द सॉलिड, है ना। टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज राइज फ्रॉम द 0 to 115 केल्विन, है ना। कन्वर्टेड NaHCO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट टू सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एटम। क्या एंट्रोपी चेंजेस होगा वो हमें बताना है जी। इसके बाद में बात करें उष्मागतिकी के निम्नलिखित तकनीकी शब्दों को स्पष्ट करना है, सबकी डिफरेंस डेफिनेशंस देनी है। निकाय क्या होता है? दैट मीन सिस्टम किसको हम कहते हैं साहब? ये वो वाला सिस्टम नहीं है एलवीश यादव वाला सिस्टम सेट कर देंगे साहब। दैट इज सिस्टम इज थर्मोडायनामिक सिस्टम, ये थर्मोडायनामिक्स वाला उष्मागतिकी वाला सिस्टम है। परिवेश क्या होता है? सराउंडिंग किसे हम कहते हैं? इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी मतलब एंथैल्पी, और विस्तरण गुण यानी कि साहब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किन्हें हम कहते हैं। इसके बाद में कुछ और प्रश्न है। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कब कब आता है? 3 परिस्थितियां बताइए। सामान्य स्थिति के लिए आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के लिए समीकरण लिखिए। राइट द थ्री सिचुएशंस इन विच द इंटरनल एनर्जी चेंजेस, उन 3 सिचुएशंस को हमें लिखिए साहब जिसमें इंटरनल एनर्जी चेंजेस होते हैं। राइट द इक्वेशन फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए एक इक्वेशन भी लिखिए और परिभाषा लिखिए आंतरिक ऊर्जा की, दैट इज इंटरनल एनर्जी एंड दहन ऊर्जा इज हीट ऑफ कंबशन।
तो ये दोनों की डेफिनेशंस हमें लिखनी है और ऊपर का क्वेश्चंस भी तैयार करना है इस चैप्टर में बढ़िया नंबर लाने के लिए। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा, तो कुछ लोगों को बहुत बेकार भी लगता होगा। जिनकी फिजिक्स अच्छी है उनको थर्मोडायनेमिक्स में मजा आता होगा, जिनका फिजिक्स का कॉन्सेप्ट डल होगा, कमजोर होगा, उन्हें थर्मोडायनेमिक्स में मजा नहीं आता होगा। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। नेक्स्ट इज साम्यावस्था, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। मस्त चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। पहला क्वेश्चन है पीएच को परिभाषित कीजिए, पीएच की डेफिनेशन लिखिए। पीएच क्या होता है? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ये हमारा पीएच का नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्म होता है। किसी मृदु शीतल पेय का पीएच ज्ञात करने के लिए उसका हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ये अगर 10 की पावर माइनस 3m है तो उसकी प्रकृति भी बताइए। डिफाइन द कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक इफ H प्लस आयन्स कंसंट्रेशन इज 10 टू पावर माइनस 3। बफर विलियंस क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं वो बताना है। बफर सॉल्यूशंस की विशेषताएं लिखनी है। राइट द प्रॉपर्टी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, द सॉल्यूशंस which cannot change their pH if slightly changes। अगर हम कुछ slightly changes किसी भी सॉल्यूशंस के pH में किसी भी सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन में करते हैं, उसमें चाहे एसिड मिलाते हैं चाहे बेस मिलाते हैं, तो उसका pH नहीं बदलता, उसी को हम क्या कहलाते हैं? बफर सॉल्यूशंस कहते हैं। बफर विलियन उसे हम कहते हैं। ब्रॉन्स्टैंड लोरी अम्ल क्षार को परिभाषित करते हुए उदाहरण सहित बताइए साहब। ब्रॉन्स्टैंड लोरी साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने अम्ल और क्षार को यानी कि एसिड एवं बेस को समझाने के लिए कि कौन एसिड होते हैं कौन बेस होते हैं, इसके लिए अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसे हमें समझाना है कि ब्रॉन्स्टैंड एवं लोरी ने किन्हें एसिड कहा था किन्हें बेस कहा था जी। ठीक है, इसके बाद में आगे जाएंगे तो बफर विलियन को परिभाषित कीजिए एवं इनके दो उपयोग लिखिए। पिछले क्वेश्चन में बफर सॉल्यूशंस को पढ़ चुके हैं जी। इसके बाद में पीएच स्केल को परिभाषित कीजिए एवं इसके दो अनुप्रयोग लिखिए। व्हाट इज द पीएच स्केल? डिफाइन द पीएच स्केल विथ टू एप्लीकेशंस। क्या फायदे होते हैं पीएच स्केल के, है ना? पीएच मेजरमेंट करना इसका काम होता है साहब। पीएच पेय पदार्थ के नमूने में H प्लस आयंस का कंसेंट्रेशन 3.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3m है, तो पीएच क्या होगा? लोग 3.8 का मान दे रखा है साहब, इसका पीएच हमें कैलकुलेट करना है। चलिए, निम्नलिखित लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार में वर्गीकृत कीजिए। ये क्वेश्चन आई थिंक पहले भी आ चुका है। क्लासिफाई इनटू द लुईस एसिड्स एंड लुईस बेस। भौतिक प्रक्रम में साम्यावस्था के 4 अभिलक्षण लिखिए जी। 4 कौन कौन से अभिलक्षण हो सकते हैं? राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कौन कौन से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमें बताने हैं जी फिजिकल प्रोसेस के, है ना, इक्विलिब्रियम के अंदर। इसके बाद में ब्रॉन्स्टैंड लोरी एसिड्स एवं क्षार सिद्धांत उचित उदाहरण देकर समझाइए। अभी हमने कहा था साहब कि ब्रॉन्स्टैंड लोरी एंड क्षार एसिड एवं बेस हमें बताने हैं। स्टेट द ब्रॉन्स्टैंड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट विथ एग्जांपल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जी, है ना? ब्रॉन्स्टैंड एवं लोरी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आ सकता है जी, अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद में जल स्वतः प्रोटोनीकरण से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेल्फ प्रोटोनाइजेशन ऑफ वाटर? राइट इट्स इंपोर्टेंस। क्या इसके इंपोर्टेंस हो सकते हैं जी? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, है ना? सेकेंड बुक, फर्स्ट बुक खत्म, सेकेंड बुक चालू हो जाती है आपकी। भूख नहीं साहब, बुक, है ना, किताब की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए ऑक्सीकरण एवं अपचयन को समझाइए भैया। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? डिफाइन द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनी 5 इनमें अंतर हमें लिखने हैं जी। मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या तात्पर्य है साहब? मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? व्हाट इज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? इसकी दो विशेषताएं लिखिए। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना? 10th क्लास में भी इसके बारे में सुना होगा, है ना? अलग अलग एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहाफ पर या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल के बिहाफ पर जो अरेंज किया जाता है उसी को हम
विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद करना है साहब। रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए जी। यहाँ पर हमें Mn की ऑक्सीडेशन नंबर, Cr2 की ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर की, नाइट्रोजन की एवं फॉस्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट। जिनको अंडरलाइन किया हुआ है उन एलिमेंट्स का हमें क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखने हैं जी। इसके उपरांत है ना, विद्युत रासायनिक सेल का नामांकित चित्र बनाना है साहब, है ना, लेवल डायग्राम हमें बनाना है, अर्ध सेल अभिक्रिया के बारे में लिखना है, हाफ सेल रिएक्शंस लिखना है, लवण सेतु का काम लिखना है, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज लिखने हैं एंड सेल समीकरण, सेल इक्वेशंस लिखनी है। ये वाला अगर क्वेश्चंस कर लिया, ये फाइनली आपको 12th में काम में आने वाला क्वेश्चंस है, क्योंकि सेम चीजें 12th क्लास में आप पढ़ने वाले हो जी। नेक्स्ट इज H2S2O7 में सल्फर की, K2MnO4 में मैग्नीज की, NaH2PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, इसी क्वेश्चन का, पहचानिए किसका ऑक्सीकरण होगा और किसका अपचयन होगा। आइडेंटिफाई विच स्पीसीज being oxidized and which is being reduced। तो इस रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज्ड होगा, कौन रिड्यूस होगा, वो हमें पहचानना है। इसके बाद में अगर हम आगे और जाएंगे, कार्बनिक रसायन, है ना, कार्बनिक रसायन में इस चैप्टर का नाम है कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। अब यहां से जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको भय चालू होता है, डर जो चालू होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना, क्योंकि 12th क्लास में पूरे पूरे 5 चैप्टर पढ़ने हैं, है ना, उन 5 चैप्टर को समझने के लिए सारे जो कॉन्सेप्ट यहाँ से लगने वाले हैं, वे सारे जो प्रिंसिपल्स यहाँ से काम में आने वाले, वो इसी चैप्टर के होने वाले हैं। तो समझ के पढ़िएगा इस चैप्टर को। IUPAC नाम, है ना, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए साहब, मिथाइल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, है ना। अगर IUPAC के रूल से एक बार समझ लिए, नियम एक बार समझ लिए, तो काम हो जाएगा। निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखिए, ट्रू प्रोपेनॉन, मेथानोइक एसिड, मेथानोइक अम्ल, 2 ब्यूटेनॉल, 2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो इन सब के हमें क्या लिखने हैं, सबके IUPAC नाम दिए हों तो फॉर्मूलेज लिखने हैं, फॉर्मूलेज दिए हों तो उनके IUPAC नेम लिखने हैं। ये कब कवर हो जाएंगे, जब आप रूल को ढंग से क्रैक कर लोगे। रूल क्रैक कर लिए, फॉर्मूले क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट, अगेन IUPAC नाम आए हुए हैं, सबका IUPAC नाम हमें लिखना है, फॉर्मूले दिए हुए हैं, CHCl3 फॉर्मूला दिया हुआ है, CH3CO CH3 एंड CH3CH2 CH2 CH3, सबके IUPAC नाम हमें लिखने हैं। अगेन क्वेश्चन दिया हुआ है जी, इनके IUPAC नाम हमें लिखना है जी। एल्केन के प्रथम 4 समजात यौगिकों के नाम एवं सूत्र लिखिए। एल्केन सीरीज के पहले 4 समजात यौगिकों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द फर्स्ट 4 होमोलोगस कंपाउंड्स, है ना, होमोलोगस सीरीज जो हम पढ़ते हैं, फर्स्ट 4 कौन से होते हैं एल्केन सीरीज के, उनके नाम लिखने हैं। अगला है जी IUPAC नाम लिखिए, सिरका का नाम लिखिए, ग्लूकोज का नाम लिखिए, पॉलीथीन का नाम लिखिए, जहरीली शराब, है ना, पॉइजनस अल्कोहल जिसे हम कहते हैं, उनका हमें नाम लिखना। बेंजेल, है ना, बेंजीनोइड्स को परिभाषित कीजिए कि बेंजेनोइड्स क्या होते हैं जी, उसे हमें डिफाइन करना है। इसके बाद ब्यूटुइन के समकक्ष एवं विपक्ष ज्यामिति समावयवी बनाइए। सिस एवं ट्रांस, है ना, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनाने हैं। प्रेरणिक प्रभाव जिसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं जी, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ, है ना, इसके हमें क्या करना है, इसके एग्जांपल के द्वारा इसे एक्सप्लेन करना है। कार्बनिक यौगिकों के संबंध में हमें यह बताना है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, प्रेरणिक प्रभाव क्या होते हैं, अनुनाद क्या होता है, दैट मीन रेजोनेंस क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण क्या होता है, समावयता दैट मीन आइसोमेरिज्म क्या होता है, एवं होमोलोगस सीरीज मतलब कि समजातीय श्रेणी क्या होती है किसी भी कार्बनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिलेशन में। अगेन एक क्वेश्चन आया है, प्रेरणिक प्रभाव किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए जी, है ना।
प्लस इंडक्टिव इफेक्ट माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हमें बताना है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। प्रभाजी आश्वन विधि का नामांकित चित्र बनाइए, ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ फंक्शनल डिस्टिलाइजेशन मेथड। इसके बाद में डुमास मेथड आती है यहाँ पर। इन अ डुमास मेथड 0.3 ग्राम ऑफ कार्बनिक यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, टेम्परेचर रखा गया है 300 केल्विन ताप, तथा उसका दाब जो रखा गया है वो कितना रखा गया है, 715 रखा गया है। इस दाब पर 50 ml नाइट्रोजन देता है, तो नाइट्रोजन के प्रतिशत की गणना करनी है, लगभग 17.17% इसका आंसर आएगा जी, है ना। समावयवता क्या होती है, इसके प्रमुख प्रकार। व्हाट इज आइसोमेरिज्म, राइट इट्स मेन टाइप्स, क्या क्या इसके टाइप्स हो सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत, विधि एवं उपयोग लिखिए। 2 प्रिंसिपल्स होते हैं क्रोमेटोग्राफी के जी। राइट द प्रिंसिपल मेथड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ अ क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी वगैरह इनके बारे में हमें बताना है। आरएफ वैल्यू को लिख पाओ तो बहुत अच्छी बात रहेगी जी, ठीक है। इसके बाद में अगला कुछ चैप्टर्स आता है, लास्ट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं जी, बेंजीन के 3 द्विआबंध होते हैं, फिर भी यह अत्यधिक स्थायी है। क्या कारण है, बेंजीन में 3 द्विआबंध होते हैं, है ना, 3 डबल बॉन्ड होते हैं बेंजीन में, है ना। हमारी प्री सखी इसको हम कहते हैं जी। जिन लोगों को नहीं आता है बेंजीन की संरचना बनाना, वो इस तरह से बनाते हैं भैया। ये हमारी बेंजीन होती है। सूत्र की अगर हम बात करें तो C6H6 होता है। 12th क्लास में इसी बेंजीन को हम क्या कहते हैं, प्रिय सखी कहते हैं। प्रिय सखी क्यों कहते हैं भैया, थोड़ा सा बताइए। प्रिय सखी तो हमारी कोई और ही है, इसको हम प्रिय सखी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हर बार देखने को मिलेगी कि आपको इतना दिखेगी ये कि इस बेंजीन से आपको प्यार हो जाएगा, ये आपकी प्रिय सखी बन जाएगी। इसे इसीलिए मैं हमेशा पिंक कलर से बनाता हूँ। इस तरह से खूबसूरत सा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। 12th क्लास में जब भी आप आओगे तो इस प्रिय सखी से, इस बेंजीन से बहुत अच्छा आपका वास्ता होगा। बहुत सारी रिएक्शन इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वुड्स अभिक्रिया जो कि 12th क्लास का एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी आपको फिर से अगेन इसको पढ़ना है। समीकरण लिखनी है, इसकी अभिक्रिया से मीथेन बना सकते हैं क्या, तो बताइए। राइट द वुड्स रिएक्शंस, कैन मीथेन प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शंस। इसके बाद में निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण करना है Br2 का। इसके ऊपर हमें क्या करवाना है, योग करवाना है, हमें एडिशंस करवाने हैं। इसके बाद में क्या दिया हुआ है, इथाइन दिया हुआ है। इथाइन के 813 केल्विन पर चक्रीकरण हमें करवाना होता है। KOH दिया हुआ है ना, तो एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करवानी है। कैल्शियम कार्बाइड दिया हुआ है, तो इसकी हमें जल के साथ में रिएक्शन करवानी होती है। इथाइन की संरचना संकरण के आधार पर समझाइए साहब के इथाइन क्या होता है। CH ट्रिपल बॉन्ड, CH क्या होता है, इसके बारे में समझाना है। रासायनिक समीकरण लिखिए, वुड्स रिएक्शन एंड कॉल्बे रिएक्शंस की। इसके बाद में इथाइन की संरचना संकरण के आधार पर समझाइए। अगला ऊपर वाला ही प्रश्न आ चुका है जी। इसके बाद में उपयुक्त उदाहरण सहित मार्कोनिकॉफ का नियम, मार्कोनिकॉफ साहब क्या कहते हैं अपने नियम में, तो बताना है। स्टेट द मार्कोनिकॉफ रूल विथ अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स से बताइए जी। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, प्रोपीन पर HBr के योग को समझाइए। अगेन मार्कोनिकॉफ है। इसके बाद में C5H10 यानी कि प्रोपीन है जी के संगत एल्किनो के विभिन्न संरचनात्मक समावयवी संरचना सूत्र एवं IUPAC के नाम लिखिए कि ये जो प्रोपीन होता है इसके कितने संरचनात्मक समावयवी बन सकते हैं। सबके IUPAC नाम हमें लिखना। स्ट्रक्चर द फॉर्मूला, है ना, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड IUPAC नाम ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन्स करस्पॉन्डिंग टू फॉर्मूला C5H10। इसके बाद में क्या होता है जब इस प्रकार के प्रश्न बहुत टफ लगते हैं देखने में, लेकिन होते उतने ही इजी हैं जी, है ना। कैल्शियम कार्बाइड की जल के साथ में रिएक्शन, मिथाइल ब्रोमाइड की शुष्क सोडियम के साथ में रिएक्शन, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडा लाइम की सोडियम एसिटेट के साथ में रिएक्शन, एसिटिलन की H2 और निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कैटलिस्ट की उपस्थिति में रिएक्शन, बेंजीन की एक्सिस में Cl2 और एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो हमें बताने हैं। इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है कि ये सब मिलकर हमें क्या देने वाले हैं। इन रिएक्शंस के
क्या प्रोडक्ट होंगे, ये क्या बनाएगी, ये क्या बनाएगी, ये क्या बनाएगी और ये क्या बनाएगी, सबके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। इनको बढ़िया तरीके से तैयार करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए, एसिटिलन से एथेनॉल कैसे बनाते हैं, प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बनाते हैं, एथिलीन से पॉलीथीन कैसे बनाते हैं, सोडियम बेंजोएट से बेंजीन कैसे बनाते हैं, बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाते हैं, ये सारे कन्वर्जन्स हमें बताने हैं कि एसिटिलीन से एथेनॉल कैसे बनाएंगे साहब, प्रोपीन से 2 ब्रोमोप्रोपेन एथेन प्रोपेन कैसे बनाएंगे। इसके बाद में अगला कन्वर्जन बेंजीन से पैरानाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, बेंजीन से मेटानाइट्रोबेंजीन कैसे बनाएंगे, बेंजीन से पैरा नाइट्रोटोलुइन कैसे बनाते हैं, ये कन्वर्जन्स आपको करना है जी। ठीक है, तो ये वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं डियर फाइटर हो, जो आपको 11th क्लास में क्या करवाने वाले हैं, 11th क्लास में नैया पार कराने वाले हैं भैया। जब 11th में नैया पार करोगे फिर हम आगे बढ़कर हमारी 12th क्लास में जाएंगे, जो कि बोर्ड होने वाली है। इस बोर्ड क्लास में फिर आपको आपके अपने सचिन भैया फिर से सामने खड़े हुए मिलेंगे। तो इस क्लास की टेंशन नहीं लेना है। इस क्लास में हमने नैया पार के लिए आपको लगभग मेरे ख्याल से मैंने गिने नहीं है, लेकिन लगभग 90 to 95 क्वेश्चंस ऐसे बताए हैं जो यहाँ पर आपकी नैया पार लगा सकते हैं। आई बात समझ में? तो इन क्वेश्चंस को बढ़िया से तैयार कीजिए। इनका सॉल्यूशंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, हिंदी में भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा। और अपनी 11th क्लास में जो गलतियां कर दी है ना पूरे साल मौज मस्ती में काटकर, उन मौज मस्ती को आप थोड़ा सुधार लीजिए, ताकि 11th की मार्कशीट भी थोड़ी खूबसूरत लगे, वो इस तरह से 33 नंबर लिखे हुए ना मिले। ठीक है जी, तो इन क्वेश्चन को बढ़िया से तैयार कीजिए। अपनी एग्जाम की जो 11th क्लास की तैयारी है उसे अच्छे से बूस्ट कर लीजिए। चलिए, तो मिलेंगे फिर किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए आपके अपने सचिन भैया आपसे लेते हैं अलविदा, टाटा बाय बाय, जय हिंद।